का डिस्कशन फिजिक्स पोर्शन और सेकेंड ईयर टेस्ट QCA दोनों टेस्ट नंबर 2 है ना सेकेंड ईयर का। अच्छा, क्वेश्चन है 1 2 3 व्हेन कार्बन न्यूक्लियस दिस वन। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में कहा कि कार्बन का एक न्यूक्लियस 6C12, इसको इम्पोज किया, जबरदस्ती आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी इससे करवाई गई है और इसके आर्टिफिशियल रेडिएक्टिविटी से बीटा पार्टिकल इमिट हुआ है। आपको पता होगा, आपने रेडिएक्टिविटी का टॉपिक पढ़ा है कि जब बीटा पार्टिकल कहे तो इट मींस नेगेटिव बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल मींस कि नेगेटिव बीटा पार्टिकल इमिट हुआ। अब आपसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस नेगेटिव बीटा पार्टिकल के साथ मजीद जो प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या होंगे। अगर हम कार्बन 12 से आर्टिफिशियल रेडिएटिविटी जबरदस्ती करवा लें तो रिजल्टेंट में एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल के साथ और क्या क्या आ सकता है। तो आपको इतना पता है कि रिजल्टेंट एटॉमिक नंबर और रिजल्टेंट एटॉमिक मास हमेशा बैलेंस होते हैं। यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो इधर ओवरऑल हमने 6 पूरा करना है, नीचे ओवरऑल 6 पूरा होना है। अब एक एक ऑप्शन देके नाइट्रोजन और न्यूट्रिनो। अच्छा, एक और भी बात याद रखें कि पॉजिटिव बीटा पार्टिकल से के साथ हमेशा क्या इमिट होता है, न्यूट्रिनो इसका दोस्त है, और नेगेटिव बीटा पार्टिकल के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो होगा। तो एक बात तो कंफर्म है कि ये नेगेटिव बीटा पार्टिकल है, तो एक क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, एंटी न्यूट्रिनो होगा। न्यूट्रिनो वाले जवाबात गलत होंगे क्योंकि न्यूट्रिनो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल के साथ आता है। अब ऑप्शन ए गलत है, उसमें न्यूट्रिनो है। ऑप्शन बी एंटी न्यूट्रिनो है, लेकिन ऑप्शन बी के साथ यहाँ नाइट्रोजन है, तो यहाँ नाइट्रोजन है N712। तो देख ले, ये +7, प्लीज +7 और -1 से क्या बनता है, तो देखो लेफ्ट साइड पे भी 6 और राइट पे भी 6। अब देखो ऊपर टॉप पे एटॉमिक मास कितना है और 12 और 0 कितने बनते हैं, तो इट मीन के दोनों बैलेंस हैं और जो बैलेंस है वही करेक्ट है। बाकी ऑप्शन से बैलेंसिंग नहीं हो रही, बाद में न्यूट्रिनो गलत है, बाद में ऑप्शन में नाइट्रोजन का रेफरेंस गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाशी, करेक्ट ऑप्शन है आपके लिए बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। 124 फरमा रहा है द एमिशन ऑफ पॉजिटिव बीटा पार्टिकल विल इंक्रीज वाटर। अगर ये एक न्यूक्लियस है और इस मोहतरम न्यूक्लियस से एक बीटा पार्टिकल निकला, लेकिन कौन सा, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, प्लीज साथ दें। अगर एक न्यूक्लियस से पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकला तो आप जानते हैं न्यूक्लियस का एक एटॉमिक नंबर होता है, एक एटॉमिक मास होता है और एक न्यूट्रॉन नंबर होता है। तो कौन सी चीज में इंक्रीज आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पता होगा कि पॉजिटिव बीटा पार्टिकल जब इमिट होता है तो न्यूक्लियस के अंदर ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट 1 प्रोटॉन टू 1 न्यूट्रॉन। तो जब प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है तो प्रोटॉन कम हो जाते हैं। जब प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है तो प्रोटॉन कम हो जाता है, लिहाजा बीटा पॉजिटिव का एमिशन एटॉमिक नंबर में एक क्या करेगा, डिक्रीज, और इन्होंने कहा किस चीज में इंक्रीज करेगा, तो एटॉमिक नंबर गलत हो गया क्योंकि एटॉमिक नंबर में वो क्या कर रहा है, डिक्रीज, और हमसे इंक्रीज वाला मांग रहे हैं। आपको पता है कि बीटा पार्टिकल नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये एटॉमिक मास को चेंज नहीं करता, अनचेंज रखता है। और चूंकि एक प्रोटॉन से एक न्यूट्रॉन बन गया तो प्रोटॉन की तादाद तो कम हो जाएगी लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद क्या हो जाएगी, लिहाजा ये N+1 बन जाएगा। सो बताओ एक न्यूक्लियस से बीटा पॉजिटिव का एमिशन किस चीज में इंक्रीज लाता है, दैट इज न्यूट्रॉन नंबर, दैट इज न्यूट्रॉन नंबर में एक इजाफा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन आपके लिए है ऑप्शन सी। 124 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन कहता है कि रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है ऑफ एटॉमिक मास ए इमिटेड 2 अल्फा 3 पॉजिटिव पार्टिकल्स while 2 नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स। ये एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, न्यूक्लियस है, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में कह रहे हैं कि अगर एटॉमिक मास ए हो, इसका एटॉमिक मास ए है इनिशियल, फिर क्या हुआ, इससे 3 अल्फा निकल गए, इमिट हो गए, साथ में इसके 2 है या 3 है, 2 है, ओके, थैंक यू फॉर करेक्शन, 2 अल्फा और डियर स्टूडेंट 3 पॉजिटिव बीटा निकल गए और इससे 2 नेगेटिव बीटा निकल गए।
आपसे कह रहे हैं कि जिस न्यूक्लियस का एटॉमिक मास ए था उससे 2 अल्फा निकले, 3 बीटा पॉजिटिव निकले, 2 बीटा नेगेटिव निकले। तो अब इसका रिजल्टेंट एटॉमिक मास क्या होगा? मस्तश्ता बकी खैर का काम लामा और ताजार कर ले ताजार करे ठीक शो। अच्छा समझ आ गई है। ये एक न्यूक्लियस है, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है, उसका एटॉमिक मास क्या है? शाबाश, ए है। 2 अल्फा इमिट करने के बाद 3 पॉजिटिव बीटा इमिट करने के बाद 2 नेगेटिव बीटा इमिट करने के बाद एटॉमिक मास क्या होगा? सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके जहन मुबारक में क्या आएगा कि सर पॉजिटिव बीटा हो या नेगेटिव बीटा हो, ये एटॉमिक मास में चेंज। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफ्यूजन है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीटा पार्टिकल एटॉमिक मास में ना इंक्रीज लाता है ना डिक्रीज, बल्कि एटॉमिक मास रिमेन्स अब वही होगा जो मंजूर अल्फा होगा। सही है ना? ऐसा होगा। और अल्फा क्या करता है? आप जानते हो कि एक अल्फा एटॉमिक मास में कितना डिग्रीज लाता है? 4। तो जब 2 अल्फा होंगे तो ये भी 4 लाएगा, तो टोटल चेंज कितना आएगा? सो द रिजल्टेंट एटॉमिक मास ए से 8 कम होने के बाद क्या बन जाएगा? ए माइनस। So the resultant atomic mass of the resultant daughter nucleus will be A minus 8 and the option number B is correct. And my dear students, let me discuss 126. That's why the emission of which radioactive emitted particle will increase the resultant atomic number. इनमें से कौन सा? ये एक न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर Z है। इससे मुख्तलिफ किस्म के रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स निकलते हैं। तो आपने एक ऐसा पार्टिकल बताना है कि वो एक ऐसा खास पार्टिकल है जो एटॉमिक नंबर में क्या लाता है? इंक्रीज लाता है। तो मैं ऑप्शन की तरफ जाने से पहले आपको बता दूं कि अल्फा एटॉमिक नंबर को डिक्रीज करता है, जानते हो ना? डिक्रीज बाय, वेरी गुड। पॉजिटिव बीटा भी एटॉमिक नंबर को क्या करता है? डिक्रीज करता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर को चेंज नहीं करता। न्यूट्रॉन इमिशन एटॉमिक नंबर को चेंज, अगर एक न्यूक्लियस के अंदर से न्यूट्रॉन निकल गया तो उसके एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द ओनली पार्टिकल विच चेंज द एटॉमिक नंबर, the only particle which change the atomic number, increase the atomic number is negative beta particle, because इससे atomic number increase by 1। तो आपने ऑप्शन में नेगेटिव बीटा पार्टिकल उठाना है, लेकिन जरूरी नहीं वहां नेगेटिव बीटा पार्टिकल लिखा हो। नेगेटिव बीटा पार्टिकल को अहले फिजिक्स क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन हो या नेगेटिव बीटा पार्टिकल हो या बीटा पार्टिकल, नेगेटिव बीटा पार्टिकल को बीटा पार्टिकल भी कहते हैं। इन तीनों में जो भी होगा ठीक होगा। मैं ऑप्शन पढ़ूंगा। पहला है पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, गलत है। दूसरा ही नेगेटिव बीटा पार्टिकल है, तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन क्या ठीक हुआ? ऑप्शन बी सही हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। 127 फरमा रहा है a uranium nucleus, this one emits 2 alpha particles, the number of neutrons in the resultant nucleus, one of the good question। ये न्यूक्लियस का है, बोल रहे हैं सर यूरेनियम का है, शाबाश। और एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या है? 235। मोहतरम यूरेनियम न्यूक्लियस ने इमिट किया है 2 अल्फा, गुड। इससे निकले हैं 2 अल्फा। इस 2 अल्फा इमिशन के बाद आपने इसमें न्यूट्रॉन की तादाद बतानी है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? बहुत आसान है, इमिशन से पहले न्यूट्रॉन मालूम करो, फिर आपको बताता हूं। तो आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो होते हैं दैट इज द डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। 235 माइनस 92, तो जो न्यूट्रॉन थे इनिशियल न्यूट्रॉन वो कितने थे शाबाश? 235 माइनस 92 से 140, यानी यूरेनियम के इस न्यूक्लियस में 143 न्यूट्रॉन पहले से मौजूद थे। अब ये बताओ जब एक अल्फा निकलता है तो अपने कितने न्यूट्रॉन लेकर जाता है? वेरी गुड,
कितने न्यूट्रॉन लेकर जाता है एक अल्फा? 2, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन। सो द इमिशन ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल डिक्रीज द न्यूट्रॉन नंबर बाय 2। तो जब 2 होंगे तो कितने न्यूट्रॉन चले जाएंगे? इट मीन्स 4। शाबाश। एक अल्फा के अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं? 2। तो अब इस यूरेनियम के न्यूक्लियस से एक अल्फा निकलेगा तो इसका 2 न्यूट्रॉन ले जाएगा, तो 143 से 140, यानी 143 से 1 अल्फा, और 141 से 139 होगा बाय। So when a uranium nucleus emits 2 alpha, the neutron remain will be 139, and the correct option is option A. 128 for you dear students. ये फरमा रहा है how many diodes are required in half wave rectifier? मेरे ख्याल में आपको पता है there are 3 rectifiers, half wave, full wave and bridge wave rectifier, मानते हो ना? और इसमें डायोड होते हैं 1, इसमें डायोड होते हैं 2 और इसमें डायोड होते हैं 4। इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा कहूं कि द नंबर ऑफ डायोड इम्पॉसिबल टू अरेंज इन रेक्टिफिकेशन 1 2 3 4, 3 डायोड का रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो रेक्टिफायर अवेलेबल हैविंग 3 डायोड, 1 का हाफ वेव रेक्टिफायर, 2 का फुल वेव रेक्टिफायर और 4 का ब्रिज रेक्टिफायर, 3 का अवेलेबल नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ 1 है, और 1 किस ऑप्शन में है? शाबाश, कम ऑप्शन के दे ए में है, तो ठीक है। 129 प्लीज। 129 है कि इनमें से कौन सा करंट इस सर्किट से पास नहीं होगा रेजिस्टर से? तो आपको डायोड ऐसे दिया है, करंट किस पोलैरिटी से स्टार्ट होता है और किस पोलैरिटी की तरफ जाता है? करंट हमेशा पॉजिटिव पोलैरिटी से नेगेटिव पोलैरिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मजे की बात यह है कि आपको जो सोर्स दिया वो अल्टरनेटिंग दिया, और यहाँ दोनों डायरेक्शन में वो करंट पास करेगा। तो देख लें, अगर ये पोलैरिटी पॉजिटिव और ये पोलैरिटी नेगेटिव, आप साथ दे रहे हैं? नहीं, मैं वैसे ही लगा हूं, आपको समझ नहीं आ रही? चलो ठीक है, मैं कंसिडर कर लेता हूं क्या जाता है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जा रहा है, सो द एरो ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायोड। डायरेक्शन ऑफ डायोड के साथ सेम है, और डायोड अपने डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है। तो ये करंट अलाउ होगा और ये रेजिस्टर से पास होगा और अपने नेगेटिव पोलैरिटी तक पहुंच जाएगा। बट दिस सर्कुलेशन इज क्लॉकवाइज, दिस इज, तो क्लॉकवाइज पास होता है, क्लॉकवाइज पास। अब जब पोलैरिटी चेंज होगा, बिकॉज द सोर्स इज अल्टरनेटिंग, पोलैरिटी चेंज करेगा। जब पोलैरिटी चेंज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहां से जब करंट रवाना होगा तो डायोड के अपोजिट आ रहा है, और अपोजिट करंट डायोड ब्लॉक करेगा, और सर्किट में एक जगह भी ब्लॉकेज आ जाए तो करंट पास नहीं होता। लिहाजा इस तरफ से जाने वाला करंट एंटी क्लॉकवाइज पास विल नॉट पास। अब क्वेश्चन में अगर कहा हो विच करंट विल पास, तो क्लॉकवाइज, विच करंट कैन नॉट पास, तो एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन में है कि कौन सा करंट पास नहीं हो सकता, तो करेक्ट ऑप्शन है एंटी क्लॉकवाइज, और इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 130 फॉर यू। 130 फरमा रहा है कि देयर आर डैश सेमीकंडक्टर्स इन वन ट्रांजिस्टर, डू यू नो? ट्रांजिस्टर आपने एटलीस्ट नाम तो सुना होगा, ट्रांजिस्टर का सिलेबस में नहीं है, अच्छा, लेकिन ये सीरीज हमने स्टार्ट किया था, तो सीरीज में हमने कहा था कि वो पूरा चैप्टर क्वेश्चंस में शामिल करेंगे जो जिस चैप्टर से टॉपिक उठाए गए हैं। यानी फ्लूइड डायनामिक्स से टॉपिक नहीं उठाए तो उसका क्वेश्चन शामिल नहीं करेंगे, या इस तरह मेजरमेंट से टॉपिक नहीं उठाए तो उसका क्वेश्चन शामिल, लेकिन एंगुलर मोशन से टॉपिक है तो हमने पूरा एंगुलर मोशन इस सीरीज में शामिल किया था। अगले सीरीज में इंशाल्लाह द टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन पीएमसी सिलेबस। इधर ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में है और इलेक्ट्रॉनिक्स से टॉपिक उठाए गए हैं, पीएन जंक्शन रेक्टिफिकेशन, दैट्स व्हाई एक आध क्वेश्चन मैंने उठा लिया। ट्रांजिस्टर जो है ये आपने इतना के नाम तो सुने होंगे, एनपीएन और पीएन। तो देखो हर ट्रांजिस्टर में 3 सेमीकंडक्टर होते हैं, समझ आ गई है? एनपीएन और पीएन के नाम ही बता रहे हैं कि ईच एंड एवरी ट्रांजिस्टर इज कंपोज्ड ऑफ कितने सेमीकंडक्टर्स? 3 सेमीकंडक्टर्स, एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 131। 131 फरमा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेरीफाइड दैट द रेज ऑफ लाइट आर कंपोज्ड ऑफ, शाबाश, फोटॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो रेज ऑफ लाइट में क्या कंसिडर कर रहा है? वो कंसिडर कर रहा है कि द रेज ऑफ लाइट आर कंपोज्ड ऑफ एनर्जी,
packets and the energy packets are called photons. So means photoelectric effect means के rays of light में photons होते हैं, rays of light में electromagnetic waves होते हैं. ये किस टॉपिक में है? कौन से अप्रोच ने प्रूव किया दैट द रेज ऑफ लाइट आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? मैक्सवेल इक्वेशन. मैक्सवेल. अगर इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करूं और मैं कहूं दैट द अप्रोच रिप्रेजेंट दैट द रेज ऑफ लाइट आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो फिर ऑप्शन में आप क्या लिखोगे? मैक्सवेल. मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन प्रूव्ड दैट देयर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन रेज ऑफ लाइट. 132. इस क्वेश्चन का अपोजिट क्वेश्चन था, बता दिया मैंने आपको. इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मैक्सवेल इक्वेशन होगा, लेकिन यहां नहीं है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन हो गया. 132 आपके नाम. द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल शीट इज दिस वन. व्हाट विल बी द वर्क फंक्शन? तो मेरे ख्याल में आपको आता है. वर्क फंक्शन होता है HF0, वेयर F0 इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. प्लैंक कांस्टेंट 6.63, 10⁻34 और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 10⁻20. तो +20 और -34 में -20 कैंसल, तो -14 रह गया ना. तो द आंसर इज 6.63 10⁻14 जॉल्स. ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एनर्जी यूज करोगे तो इन जॉल्स होगा. और करेक्ट ऑप्शन 132 में क्या बनता है? -14 जॉल पर किसका? हाँ, ऑप्शन डी सही है. 133 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स. ये फरमा रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क ऑन वेव्स ऑफ लाइट. करेक्ट? करेक्ट या रॉन्ग? गलत है? ठीक है. नटिक वाई ना गलत वाई इंसान खपल आइडिया को शेयर की क्या हो गया आपको? गलत है. क्यों गलत है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट होता ही नहीं. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ना कोई लेंस होता है ना कोई मिरर होता है. जहां लेंस और मिरर होते हैं वहां लाइट काम करता है. जहां लेंस और मिरर होते ही नहीं वहां लाइट का क्या काम? तो वेव्स ऑफ लाइट गलत है. फोटॉन्स पे काम करता है? नहीं, गलत है. अब फोटॉन का ताल्लुक लाइट से है और लाइट पे वो काम करता ही नहीं है. दैट्स द पॉइंट. वेव्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए तो इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के वजूद में मौजूद वेव्स पर काम करता है. फर्ज करो ये क्या है शाबाशी? ये इलेक्ट्रॉन है. क्या है? और मिस्टर डी ब्रॉगली के आइडिया के मुताबिक अगर ये इलेक्ट्रॉन किस हालत में हो शाबाश? अगर ये इलेक्ट्रॉन मोशन में हो तो इसके वजूद का कुछ हिस्सा इन द फॉर्म ऑफ मास होता है, लेकिन इसके वजूद का कुछ हिस्सा इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होता है. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्हीं वेव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर काम करता है. समझ आ गई है? मूविंग इलेक्ट्रॉन के वजूद में जो वेव्स होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उस पे काम करता है. तो करेक्ट आंसर है वेव्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन. करेक्ट ऑप्शन सी. 134 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स. When a photon is transformed to positron, position नहीं है, positron है, and electron, the process is pair production. Pair production वो process है जिसमें एक फोटॉन से हम एक positron लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं. Pair of electron and positron in pair production, इसलिए इसे pair production बोलते हैं. Next question है 135 for you. 135 says कि the particle emitted in given decay process. Want to write it on the board? अच्छा, हमारा क्वेश्चन 135 कह रहा है कि ये एल्यूमिनियम है, 13 एटॉमिक मास 27 प्लस 2He4. इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 13. 13 इज ग्रेटर और लेस देन 82. 82 ना लेस थे का ज्यादा थे, और जो 82 से कम एटॉमिक नंबर की रेडियोएक्टिविटी होती है दैट इज आर्टिफिशियल. दैट इज, और देखो आर्टिफिशियल के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ इन्वॉल्व करना पड़ता है. यानी अल्फा पार्टिकल से जबरदस्ती इसको मजबूर किया है कि तुम डिके करो, क्योंकि ये नेचुरल रेडियोएक्टिविटी नहीं करता, इसका एटॉमिक नंबर 82 से कम है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस अल्फा पार्टिकल से जबरदस्ती इसको इम्पोज कि तुम डिके करो. ठीक है, किया है डिके इसने, और ऑप्शन में आपको ये न्यूक्लियस मिला, डॉटर न्यूक्लियस हैविंग एटॉमिक नंबर 15 एंड एटॉमिक मास 30. सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट पार्टिकल, व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस रिलेशन? तो आप फरमाएंगे, कहेंगे सर इधर एटॉमिक नंबर कितना है शाबाशी? 13, और इधर कितना है? तो 13 और 2 कितना बनता है? तो राइट साइड में भी टोटल कितना होना चाहिए? इट मीन 15 तो ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में एटॉमिक नंबर की जगह 0 दरकार है. अब खुद ही सैंपल बन जाएगा, तो 0 दरकार है. अब टॉप पे देखें, 27 और 4 कितना बनते हैं?
31 और यहाँ कितने हैं? तो इट मीन यहाँ क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्या होना चाहिए? अब आपको सैम्बल याद होने, इट्स सैम्बल गेम। अगर आपको पार्टिकल्स के सैम्बल याद हो, यू कैन डिटेक्ट वो सैम्बल जिसका एटॉमिक मास 0, एटॉमिक नंबर 0 और एटॉमिक मास 1 होता है, उस मोहतरम सैम्बल या पार्टिकल को क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। सो इन दिस रिएक्शन न्यूट्रॉन मस्ट बी एमिटेड एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। देखो खोलेगा चिकिम प्रिंट शेवेदा तासो गोरी दे क्वेश्चन की सी हाईलाइट देखा ना, 10 सुख से चागो सम गलत करी। किसका एक क्वेश्चन गलत हुआ है? ऐसा कोई है जिसका एक क्वेश्चन गलत हुआ है? जमादी पेपर की दर सी जूम शेवेदे, आपके पेपर में सी जूम हुआ है? हाँ भी हम गलत थे। 0 and 1 तासो पोस्ट पे क्वेश्चन ओके 136 इसमें करेक्ट ऑप्शन था 135 में करेक्ट ऑप्शन सी था। द रिजल्टेंट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस आफ्टर इमिटिंग पॉजिटिव बीटा पार्टिकल आर। अच्छा, अगर ये एक पेरेंट न्यूक्लियस है और इसका एटॉमिक नंबर जी है, एटॉमिक मास ए है, और इस पार्टिकल या इस न्यूक्लियस से एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल इमिट हुआ है, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, तो जाहिर बात है बीटा पार्टिकल इमिट करने के बाद ये न्यूक्लियस ये नहीं रहेगा, ये डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा। तो आपसे कह रहे हैं इस डॉटर न्यूक्लियस का रिजल्टेंट, इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होगा? तो आप फरमाएंगे कि सर बीटा पार्टिकल एटॉमिक मास में कोई चेंज, तो अगर ये ए था तो ये ए ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव बीटा एटॉमिक नंबर में एक डिक्रीज लाता है तो Z से ये क्या बन जाएगा? Z माइनस। सो द न्यू constituents will be Z minus 1 and A and the correct option is option D। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 फॉर यू, और 137 क्या कह रहा है? ये कह रहा है हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स मस्ट बी इमिटेड इफ द रिजल्टेंट एटॉमिक मास ऑफ रेडियो सैंपल डिक्रीज बाय 12। कहते हैं कि ये पेरेंट न्यूक्लियस है और इसका एटॉमिक मास ए है, रास्ते में इसने सिर्फ अल्फा इमिट किए हैं और हत्ता कि इसका एटॉमिक मास ए माइनस 12 हो गया, यानी 12 डिक्रीज हो गया, एटॉमिक मास इज डिक्रीज बाय 12। आपसे फरमा रहे हैं कि आप बता दीजिएगा ये न्यूक्लियस कितने अल्फा इमिट करेगा? तो वेरी गुड, आप कहें सर एक अल्फा एटॉमिक मास में 4 की कमी लाता है, तो 12 की कमी के लिए कितने अल्फा दरकार हैं? एक और अल्फा 4 और एक और अल्फा 4, तो देखो 4 4 4 से क्या बनता है? तो इट मीन 3 अल्फाज आर रिक्वायर्ड। द आंसर इज 3 एंड द ऑप्शन इज बी। गुड। 138 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। फरमा रहे हैं कि रेडियोएक्टिव सैंपल है 15/16 डीके हो जाता है। डीके का कंसंट्रेशन आपको दिया है, अ रेडियोएक्टिव सैंपल डीके 15/16 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, डीके 15/16 है, होगा। कह क्या रहे हैं? इन 28 आवर्स, ये डीके टोटल टाइम ले रहा है कि 28 आवर्स, और आपसे फरमा रहे हैं कि इसका हाफ लाइफ क्या होगा, इस रेडियोएक्टिव सैंपल का हाफ लाइफ क्या होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझना है कि डीके 15/16 जब भी डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशन आता है तो ये हमेशा क्या शो करते हैं? इनिशियल, यानी 16 इनिशियल थे, उनमें से 15 जो है वो डीके हो गए। क्या हो गए? जाया। डीके का मतलब जानते हो? डीके मीन जाया होना, खत्म होना। तो टोटल कितने थे? डिनोमिनेटर हमेशा इनिशियल को शो करते, डिनोमिनेटर हमेशा, तो टोटल 16 थे और उसमें 15 जाया हो गए, उसमें 15 जाया हो गए, तो कितने रह गए? 1। इट मीन के प्रोसेस कैसे इंटरप्रेट करेंगे प्लीज? नीचे 16 है तो कहां से शुरू करोगे? 16 से, और कहां तक जाओगे? 1 तक। क्यों? क्योंकि कितने जाया होने हैं? 16 में 15 को जाया करो तो कैसे? 16 से पहले क्या बनेगा? 8, फिर 8 से क्या बनेगा? फिर 4 से क्या बनेगा? और फिर 2 से। तो हमारे स्टूडेंट्स 15/16 डीके का मतलब है कि इनिशियल न्यूक्लियाई कितने थे? 16 थे, और उसमें बाकी कितने रह गए? 1। तो जब 16 में 1 बाकी रह गया तो कितने जाया हो गए? 16 न्यूक्लियाई में 1 बाकी रह गया तो कितने जाया हो गए? 15 जाया हो गए जनाब। तो इसको कहते हैं 15/16 डीके। लेकिन यहां से यहां तक ये टोटल टाइम ले रहे हैं कितना? 28 आवर्स। तो आप बताएं एक हाफ लाइफ, ये एक हाफ लाइफ कितनी होगी?
तो 1 2 3 4 कितने हाफ लाइफ? इट मीन के 4 हाफ लाइफ आर इक्वल टू 4 हाफ लाइफ 28 आवर के बराबर है। आपको सिर्फ एक हाफ लाइफ चाहिए तो 4 उस तरफ ले जाए तो t इज इक्वल टू 28/4 एंड द आंसर इज 7 hours. The correct option of the question is number 138 sir. 138 7 hours. Correct option is C. 139 for you. 139 फरमा रहा है 20% of radioactive sample left after 10 days. कह रहे हैं कि रेडियोएक्टिव सैंपल का 20% बाकी रह गया, 25% बाकी रह गया, सही है। और कितने टाइम के बाद? आफ्टर 10 डेज। तो आपसे कह रहे हैं कि इसका हाफ लाइफ क्या होगा? तो 20% रह जाना मीन्स 20% रह जाना मीन्स के दो हाफ लाइफ हमेशा स्टार्ट कितने परसेंट से होता है? 100 से। तो आप तब तक डीके करवाओ जब तक 25 रह ना जाए, क्योंकि कहते हैं 25% बाकी रह गया। तो 100 से पहले क्या आएगा? 50, फिर 50 के बाद 25। इससे आगे जाऊं? नहीं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि इधर रुक जाओ। तो देखो 25% बाकी रह गया और 100% था, लेकिन यहां से यहां तक टोटल टाइम कितना है? ये 10 डेज है, लेकिन इस टोटल टाइम में कितने हाफ लाइफ आ गए? तो मैं कहूंगा कि 2 हाफ लाइफ आर इक्वल टू 10 डेज। सो 1 हाफ लाइफ के लिए 2 उस तरफ शिफ्ट करें तो 10/2 मीन्स द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल इज 5 डे। वेरी गुड। और 5 डेज का होगा 139 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सरे खाना डी है। 140 फॉर यू। 140 फरमा रहा है 140 है लेमन सीरीज फोटॉन्स लाई इन डैश रीजन। आप जानते हो लाइमन जो है, लाइमन सीरीज लाइज इन अल्ट्रावायलेट। लेमन सीरीज कब डिस्कवर हुआ था? शाबाश। लाइमन सीरीज कब डिस्कवर हुआ था? 1906 में डिस्कवर हुआ था, लाइमन ने डिस्कवर। अच्छा जनाब वाला, लेमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है। 141 क्या फरमा रहा है? ये फरमा रहा है द लास्ट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फंड सीरीज। जानते हो ना, फंड सीरीज जो है वो लास्ट सीरीज है। इसके बाद के फोटॉन्स अभी तक हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में नमूदार नहीं हुए। लेमन सीरीज के फोटॉन लास्ट फोटॉन्स है। 142 और 142 क्या है? द लास्ट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया। डायमेंशंस ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट का डायमेंशन किसके बराबर है? तो आप जानते हो इसका यूनिट होता है सेकंड इनवर्स मीटर इनवर्स। बना तो गलत क्यों बोल रहे हो? मीटर इनवर्स। रेडबर्ग कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? मीटर इनवर्स। और मीटर इनवर्स मीन कि इसमें मास कितना है? 0। वेरी नाइस। मास 0 है, लेकिन लेंथ कितना है? -1। और टाइम कितना है? सो m0 l-1 t0 इज द करेक्ट डायमेंशन। ऑप्शन पर कितने खाना? 142 डी बी सही है। तो हमारे स्टूडेंट्स बी सही है। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और वो है 143 फॉर यू। 143 फरमा रहा है वेवलेंथ ऑफ लास्ट फोटॉन ऑफ बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के लिए आपको वेवलेंथ चाहिए, तो आप कहेंगे सर इट इज रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p² - 1/n²। p और n में फर्क जानते हो? 2 फर्क बता दो। p और n में 2 फर्क बताओ, बता सकते हो? यस, गुड। n वो है जिससे जंप लगता है और p वो है जिस में जंप लगता है। सही था। इससे अच्छा फर्क चाहिए मुझे, इससे एक अच्छा फर्क है, बहुत बेहतरीन लफ्ज है। ये p जो है ये सीरीज को रिप्रेजेंट करता है और ये n जो है ये फोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। समझ आ गई है? n रिप्रेजेंट्स फोटॉन एंड p रिप्रेजेंट्स। अगर मैं कहूं लाइमन सीरीज तो p फिक्स हो गया, लेकिन n फिक्स, n2 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कहूं बाल्मर सीरीज, मैंने सीरीज का नाम लिया तो p फिक्स हो गया कि 2 है, लेकिन n फिक्स। समझ आ गई है? अगर मैं कहूं पास्टन सीरीज तो p3 फिक्स हो गया, लेकिन n फिक्स नहीं हुआ। इट मीन के p मंसूब है किससे? सीरीज से, और n मंसूब है फोटॉन से। कौन सा? लेमन सीरीज है तो फिर कौन सा फोटॉन? तो ये आपको n बताएगा।
समझ आ गई है। और बाल्मर सीरीज है तो कौन सा फोटॉन, ये भी आपको एन बताएगा। फोटॉन का इंफॉर्मेशन एन देता है, सीरीज का इंफॉर्मेशन। अब कहा बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर में पी क्या हो गया, 2 हो गया। और लास्ट फोटॉन, और लास्ट फोटॉन मीन के एन क्या होगा, इंफिनिटी। सही है ना, फोटॉन से हमने एन का इंफॉर्मेशन लेना है और सीरीज से हमने पी का इंफॉर्मेशन। अब पुट करें से, तो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 ओवर 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस इंफिनिटी 1 ओवर इंफिनिटी इज 0, खत्म। तो r बाय 4 है, तो लैम्डा लेना होगा तो 4 बाय r हो जाएगा, और करेक्ट ऑप्शन है इसमें 143 की जवाब सखाना, ऑप्शन ए सही है। ओके डियर स्टूडेंट, लेट मी प्रोसीड 144 फॉर यू। 144 फरमा रहा है इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट वाज ऑपरेटेड बाय डायविसन। इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन किसने किया था, ये 3 बंदों ने किया था, डायविसन, जर्मर एंड थॉमसन। इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन वाज परफॉर्म्ड बाय डायविसन, जर्मर एंड थॉमसन। इसमें कोई रोल नहीं था हमारे स्टूडेंट डी ब्रॉगली का, आइडिया डी ब्रॉगली का था, और आइंस्टाइन का और प्लांक का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि ये आइंस्टाइन और प्लांक के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल अपोजिट था। समझ आ गई है, बिकॉज वो डोमिनेंसी ऑफ पार्टिकल नेचर शो करते हैं और यहाँ डोमिनेंसी ऑफ वेव नेचर था। एनी हाउ, क्वेश्चन नंबर 145, ओके थैंक यू। 145 फरमा रहा है 145 दैट सुखसच दागटूल जवाब उन्हें ठीक ही तरो सब पूरे। ऐसा कोई है जिसके सब ठीक हो, सब ठीक वाले हैं कोई जिसके अभी तक सिर्फ 1 या 2 गलत हो? गुड, ठीक है। अच्छा 145 पे बात करूंगा। एनर्जी ऑफ फोटॉन रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन इज, तो इट इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी दरकार होती है पेयर प्रोडक्शन के लिए, इससे ज्यादा भी अलाउड है, इससे कम से पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा। वजह, क्योंकि पेयर प्रोडक्शन में 2 पार्टिकल बनते हैं, एक पार्टिकल बनता है पॉजिट्रॉन और एक पार्टिकल बनता है इलेक्ट्रॉन, और E इज इक्वल टू mc² के मुताबिक पॉजिट्रॉन के लिए 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो अगर मैं कहूं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन इन पेयर प्रोडक्शन, तो फिर आप 0.51 लोगे। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेयर प्रोडक्शन फिर 0.51। लेकिन जब मैं कहूं पेयर प्रोडक्शन के लिए एज अ होल कितना चाहिए, तो कम से कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, सब का ना, ऑप्शन ए सही है। 146 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स, और 146 हमारे पास है कि डायोड इज मेड ऑफ डैश सेमीकंडक्टर। इसमें ये लफ्ज देख रहे हो, और डाई मीन्स 2। डायोड इसे कहते ही इससे है क्योंकि ये 2 डिफरेंट सेमीकंडक्टर से बना होता है, एंड देयरफॉर इसमें कंडक्टर्स होते हैं, 2 सेमीकंडक्टर होता है। डायोड को पीएन जंक्शन भी बोलते हैं, और देखो पी एक टाइप और एन दूसरा टाइप, तो डायोड में हमेशा 2 सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एंड हिंस द करेक्ट, अच्छा इसमें नंबर नहीं है, ऑप्शन है पी टाइप एंड एन टाइप, करेक्ट ऑप्शन सी। 147 फॉर यू। ड्यूरिंग रिवर्स बायस, ब्यास भी बोलते हैं, बायस भी बोलते हैं, ड्यूरिंग रिवर्स बायस द करंट थ्रू डायोड इज। रिवर्स बायस में डायोड से जो करंट होता है, ये जंक्शन है, ये पी टाइप, ये एन टाइप। रिवर्स बायस का मतलब है कि आपने पी टाइप को नेगेटिव पोलैरिटी दी है और एन टाइप को आपने पॉजिटिव पोलैरिटी दी है। तो बताओ यहां इस जंक्शन से जो करंट होगा वो 0 होगा, मैक्सिमम होगा, ग्रेटर देन 0 बट नेग्लिजिबल होगा, क्या होगा? याद रखिए रिवर्स बायस में जंक्शन क्रॉस करते हैं कौन से कैरियर्स? माइनॉरिटी कैरियर्स, और माइनॉरिटी कैरियर्स जंक्शन क्रॉस करते हैं, और जंक्शन क्रॉस होना मीन के करंट 0, करंट तब 0 होता है जब कोई चार्ज जंक्शन क्रॉस ही ना करे। लेकिन रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन क्रॉस करते हैं, और माइनॉरिटी मीन के बहुत कम होगा, लिहाजा द करंट इज नॉट 0 बट इट इज मिनिमम। ग्राफ से भी आपको पता चलता है, आपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कर्व ऑफ IV कर्व देखा होगा, तो इस तरह का कर्व बनता है, जानते हो ना? ये जो करंट है मामूली सा, ये रिवर्स बायस का करंट है जो 0 नहीं है लेकिन काफी कम है। इस करंट की बात हो रही है,
माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए। 148 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स, और 148 फरमा रहा है द डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल इज 0.0693। हाफ लाइफ क्या होगा? तो हाफ लाइफ होता है 0.693 डिवाइड बाय डीके कांस्टेंट। तो 0.693 डिवाइड बाय 0.0693 सॉल्व करेंगे और कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 693 रहेगा, लेकिन पॉइंट हटाओगे तो वहां क्या लिखोगे? 1, और जितने डिजिट्स के बाद उतने जीरोस। अच्छा, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ये भी 693 बन जाएगा, लेकिन पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या लिखूंगा? 1, और पॉइंट के बाद 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 4। 693 कैंसिल, 3 zeros कैंसिल, द आंसर इज 10 seconds. So the half life will be 10 seconds. ऑप्शन में है ना, और ऑप्शन क्या है? 148 में 10 सेकेंड, ऑप्शन बी सही है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 फॉर यू। 149 फरमा रहा है द हाफ लाइफ ऑफ ए सैंपल एलिमेंट इज 2.5 डेज। अगर हाफ लाइफ जो है किसी सैंपल की 2.5 डेज होगी। मजीद फरमा रहे हैं द अनडिकेट कंसंट्रेशन आफ्टर 5 डेज। अनडिकेट कंसंट्रेशन बता दो। अनडिकेट वो जो बाकी रह जाए, जो बाकी रह जाए वो बताओ, लेकिन टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है आफ्टर 5 डेज। G2 या M2 का कोई स्टूडेंट है यहाँ? G2 या M2 का कोई स्टूडेंट है यहाँ? नहीं है। अनडिकेट बाकी या टाइम 5 डेज, कहते हैं कि 2.5 डेज हाफ लाइफ है। 5 दिनों के बाद रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा? व्हाट इज द, किधर गया क्वेश्चन? स्टार्टिंग डीके फ्रॉम 1000 न्यूक्लियर। अगर इनिशियल न्यूक्लियर आपको कितने गिवन हो? 1000, तो बताओ इस 5 डेज में कितने हाफ लाइफ आते हैं? अगर मैं टाइम कहूं ऐसे 5 की जगह लिखूं 2.5 प्लस 2.5 लिख सकता हूं, लेकिन 2.5 क्या है? हाफ लाइफ। तो इट मीन के इस टाइम में कितने हाफ लाइफ है? तो 2 हाफ लाइफ मीन 2 बार आधा, 2 हाफ लाइफ मीन 2 बार आधा। कर ले 2 बार आधा, 1000 से 1 बार आधा तो क्या बन जाए? ये 1 हाफ लाइफ। फिर 1 बार आधा तो क्या बन जाए? 250, ये दूसरा हाफ लाइफ। सो आफ्टर 2 हाफ लाइफ द करेक्ट ऑप्शन इज 250। इसमें है ना, इसमें है, और करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन बी है। 150 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। रेडियोएक्टिव एलिमेंट स्टार्ट डीके फ्रॉम एन नॉट। एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, एन नॉट से बेचारा डीके होना शुरू हुआ, उसकी बर्बादी एन नॉट से शुरू हो गई। फिर क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं द रेशियो ऑफ डिकेड एंड अनडिकेड कंसंट्रेशन आफ्टर 2 हाफ लाइफ। अगर इस बेचारे पर 2 हाफ लाइफ गुजार दें तो आप जानते हैं कि ये पहले हाफ लाइफ के बाद क्या बन जाएगा, और दूसरे हाफ लाइफ के बाद n0/4। अब आपसे कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में n0 से शुरू 2 हाफ लाइफ के बाद जो है वो है, लेकिन आपसे फरमा रहे हैं कि डीके और अनडीके का रेशियो बताओ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप जानते हैं डीके वो है जो जाया हो गए, और जाया वो होते हैं विच इज इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल माइनस, और बताओ ना इनिशियल क्या है? n0, माइनस फाइनल क्या है? n0/4। और अनडीके वो होते हैं जो फाइनल होते हैं। जो फाइनल हो वो अनडीके है, जो रह जाए वो फाइनल भी होते हैं, अनडीके भी होते हैं। तो डीके इज इनिशियल माइनस फाइनल एंड अनडीके इज फाइनल। और फाइनल यहाँ क्या है? शाबाश, n0 माइनस n0/4 से आप जानते हैं 3 n0/4 बनता है ना, ला सकते हो, गुड। और फाइनल भी क्या है? n0/4। n0/4 कैंसिल, द रेशियो इज 3:1, और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंड द क्वेश्चन इज 151 फॉर यू। क्वेश्चन 151 हमें बता रहा है 24 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल इन लेबोरेटरी कैन डीके 18 ग्राम इन 20 डेज। कहते हैं 24 ग्राम का एक रेडियोएक्टिव सैंपल लेबोरेटरी में पड़ा था, सही है, लेब में 24 ग्राम रेडियोएक्टिव सैंपल पड़ा था। उस पे वक्त गुजर रहा था। जब वक्त गुजर रहा है, कितना गुजारा है? 20 डेज। 20 दिनों के बाद जब देखा आपने, उस चैम्बर में देखा, उस सैंपल बॉक्स में देखा, तो 18 ग्राम जो है वो जाया हो गया। 18 ग्राम डीके हो गया, बर्बाद हो गया। तो 24 से 18 ग्राम बर्बाद हुआ तो कितना बचा? इट मीन 24 से 6 ग्राम रह गया। तो जो था वो कितना था, और जो रह गया वो कितना है?
वो 6 ग्राम। हमसे कह रहे हैं हाफ लाइफ क्या है, तो पहले ये बताओ कितने हाफ लाइफ गुजरे हैं। तो 24 से पहली बार ये किस में आएगा, 12 में, और 12 से फिर किस में आएगा। इट मीन कि द 20 डेज ड्यूरेशन इज कंपोज्ड ऑफ कितने हाफ लाइफ। तो मैं क्यों ना लिखूं कि 2 हाफ लाइफ आर इक्वल टू, इन 20 डेज में 2 आधी जिंदगियां गुजरी है, तो एक आधी जिंदगी इस 20/2 मीन कितने डेज होंगे, 10 डेज होंगे। वेरी गुड, करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। वेरी नाइस, करेक्ट ऑप्शन है 151 का सी। 152 आपके लिए डिस्कस हो रहा है, और 152 फरमा रहा है कि अ माउंटेन इन फ्रांस कंटेन अ रेडियोएक्टिव सैंपल ऑफ 2000 केजी। एक रेडियो एक्टिव सैंपल है 2000 केजी पर मबनी है। और माय डियर स्टूडेंट्स फरमा क्या रहे हैं, अगर हाफ लाइफ 5 ईयर्स हो, अगर इस सैंपल की 5 ईयर्स की आधी जिंदगी हो, यानी 5 ईयर्स के बाद ये आधा आधा बर्बाद हो रहा हो, ठीक है। ओके, कह क्या रहे हैं, मांग क्या रहे हैं, हाउ मच इट विल बी लेफ्ट आफ्टर 20 ईयर्स। तो 20 सालों के बाद ये कितना रह गया होगा, फाइनल चाहिए ना। लेकिन हाफ लाइफ 5 ईयर्स है, और टोटल कितने ईयर्स दिए हैं, और 20 ईयर्स में कितनी बार 5 आ रहा है, कितनी बार 5 आ रहा है, 4 बार 5 आ रहे, 4 5 आर। तो 20 ईयर्स में 4 बार आधी जिंदगी आ रही है, तो इसको 4 बार आधा कर लो, बात खत्म। तो पहली बार आधा 1000, फिर आधा 500, और फिर आधा 250। कितनी बार आधा हुआ, अभी 3 बार, फिर आधा तो 120। इट मीन के फ्रांस के पहाड़ों में वो रेडियोएक्टिव सैंपल जो 2000 केजी था, वो 20 सालों के बाद कितना केजी रह गया, 125 केजी रह गया होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज 152। करेक्ट ऑप्शन बी देखा ना, इसका करेक्ट ऑप्शन फिलहाल तो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 153। 153 फरमा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो जनाब आला आपने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, उस फरमा रहे कि NH डिवाइड बाय, अगर थर्ड ऑर्बिट हो तो जस्ट रिप्लेस N/3, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी। तसुफल बी वाई। 154 मैंने नहीं देखा, बी ही होगा। वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, गुड, द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे 10⁻⁻10 मीटर है। अगर एंगस्ट्रम में लेना है तो 1 एंगस्ट्रम। तो ऑप्शन ए 10⁻⁻10 वैल्यू तो ठीक है, लेकिन यूनिट ठीक नहीं है, एंगस्ट्रम गलत है 10⁻10 में। दूसरा नैनोमीटर भी गलत है, मिलीमीटर में भी गलत है, मीटर में 10⁻⁻10 ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन डी है। 155 फॉर यू। ये फरमा रहा है इनर्शियल ट्रांजिशन इन टंगस्टन कैन डेवलप एक्सरेज। जानते हो ना, ये एक्सरेज पैदा करता है, इनर्शियल पेज है नहीं, इनर्शियल मीन के एल, और टंगस्टन एलिमेंट में के एल और एम शेल के दरमियान एनर्जी के डिफरेंसेस एक्सरे फोटॉन से मिलते हैं। तो जब भी इनर्शियल ट्रांजिशन होते हैं टंगस्टन में, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज मिलते हैं। 156 फॉर यू। 156 frequency of photon emitted when electron jumps from infinity to first orbit of hydrogen atom। so my dear student, आपने क्या मालूम करनी है, और आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज c डिवाइड बाय लैम्डा, यही है ना। इट मीन के मैं लिखूंगा c मल्टीप्लाई बाय 1/, अब 1/, लैम्डा मालूम करो और इसके साथ मल्टीप्लाई करो। लेकिन 1/, लैम्डा की जगह देखो मैं कैसे मालूम कर रहा हूं, काइंडली फोकस करें। 1/, लैम्डा f की जगह f, इक्वल की जगह इक्वल, c की जगह c, और 1/, लैम्डा का फार्मूला था रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p² माइनस 1/n²। यही है ना, 1/, लैम्डा का फार्मूला था, उधर कहीं लिखा भी है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन c की जगह c, r की जगह r, लेकिन ने कहा फ्रॉम इंफिनिटी टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो 1/1² माइनस 1/∞², ये क्या हो जाए, और 1/1 से 1 आ जाए, तो इट मीन द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू RC या CR। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू RC या CR। RC ठीक है, ऑप्शन ए सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 157 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स, और 157 है अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स मोशन इट्स मास इंक्रीजेस। वेरी गुड, इट इज कॉल्ड मास डायलेशन। जानते हो ना, मास डायलेशन मीन्स के मास इन मोशन is greater than mass at rest, and hence when a body starts motion its mass increases। Einstein theory mass dilation postulate। और 157 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन भी क्या है,
ए है। नाउ लेट मी मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 158। पे बात करूंगा। 158 हमसे कह रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय, तो डी ब्रॉगली फरमाता है लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय एम वी, वेयर वी इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ये वेवलेंथ किस चीज से वाबस्ता होता है? दिस वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। इसलिए मैंने डायफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या कहा कि आइडिया किसका था? डी ब्रॉगली का था। इस आइडिया के मुताबिक डी ब्रॉगली कहता है कि जब भी कोई भी पार्टिकल क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो, तो उस पार्टिकल के मोशन के दौरान उसके वजूद का कुछ हिस्सा तो इन द फॉर्म ऑफ मैटर होगा, मास होगा, पार्टिकल होगा, लेकिन उसके वजूद का कुछ हिस्सा विल बी चेंज टू वेव्स, एंड दीज वेव्स आर कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव्स या मैटर वेव्स या पार्टिकल वेव्स। और इसी coexistence of particle and wave nature is called wave particle duality. It is called wave particle duality, de Broglie hypothesis. Anyhow dear students, the wavelength of de Broglie wave, in wave का wavelength मालूम करना हो तो h by m v लोगे, where m is the mass of this particle और v is the motion of this particle और h is Planck constant। तो h by m v करेक्ट ऑप्शन है। 159 आपके लिए, 159 आपके लिए कह रहा है एक न्यूक्लियस है, थ्योरेटिकल मास इज ऑलवेज। अगर ये एक न्यूक्लियस है तो आप जानते हैं कि इस न्यूक्लियस के कितने मासेस होते हैं? टू मासेस। कितने मास होते हैं? दो। एक होता है थ्योरेटिकल मास और एक होता है प्रैक्टिकल या एक्चुअल मास। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क यह है कि ये इक्वेशन से आता है। कौन से इक्वेशन से? कि थ्योरेटिकल मास इज z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस n टाइम्स मास ऑफ, इस फार्मूले से जो मास आता है वो थ्योरेटिकल होता है। और ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ से आता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर से। जो मास स्पेक्ट्रोमीटर से आ जाए वो एक्चुअल मास होता है। बट याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, हर न्यूक्लियस का थ्योरेटिकल मास ज्यादा होता है और एक्चुअल मास, द थ्योरेटिकल मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्चुअल मास, बिकॉज सम ऑफ द मास ड्यूरिंग फॉर्मेशन इज कन्वर्टेड टू बाइंडिंग एनर्जी। समझ आ गई है? इससे बाइंडिंग एनर्जी बन जाती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, ग्रेटर देन। ग्रेटर बवाई का नाम 159 दिखाना, ग्रेटर तो सी लगा देंगे। 160 फॉर यू। 160 क्या कह रहा है? हाफ लाइफ ऑफ रेडिएटिव एलिमेंट इज 15 मिनट्स, कंसंट्रेशन ऑफ डीके इन 45 मिनट्स। कहते हैं कि अगर हाफ लाइफ 15 हो तो 45 मिनट्स में ये कितना डीके यानी कितना बर्बाद होगा? समझ आ गई है? ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट 45 मिनट्स में कितना बर्बाद होगा? तो क्या मैं 45 को लिख सकता हूं 15 प्लस 15 प्लस 15? तो इट मीन 45 मिनट्स में कितनी बार 15 आता है? और हर 15 एक हाफ लाइफ है, तो कितने हाफ लाइफ हो गए? 3। तो बस प्रोसेस है, रन करो। स्टार्ट होता है हमेशा कितने परसेंट से? 100 से। अब कितने हाफ लाइफ गुजारने हैं? 3, बिकॉज 45 मिनट में 3 बार 15 आता है। तो पहला हाफ लाइफ इसको 50% बना देगा, दूसरा हाफ लाइफ इस बेचारे को 25% बना देगा और तीसरा हाफ लाइफ इसको 12.5% बनाएगा। मैंने कितनी बार कहा इस टेस्ट की डिस्कशन में कि ये वो है जो था और ये वो है जो रह गया। समझ आ गई है? और बता तो दिया ये क्या कह रहे हैं? बर्बाद का कह रहे हैं, डीके का। डीके हमेशा या बर्बाद हमेशा होता है ता माइनस है, ऐसा है ना? जो था जो है ऐसा है। अगर 10 न्यूक्लियाई थे और 7 रह गए तो कितने बर्बाद हुए? 3। आप सो रही हैं, जाग तो रही है ना? अगर 10 न्यूक्लियाई तक वो रखा ना, अगर 10 न्यूक्लियाई थे और 7 रह गए तो कितने बर्बाद हुए? 3 बर्बाद हुए। एंड 3 इज 10 माइनस 7, तो ता माइनस है इज डीके, बर्बादी यही है। अब बताओ जनाब, पहले कितना था, अब कितना है? एंड द डिफरेंस इज 87 तो 45% में डीके कंसंट्रेशन 87.5% होगा।
एंड करेक्ट ऑप्शन क्या है? शाबाश, बी ऑप्शन सही है। बकौल आपके डी दे, अच्छा सही है, डी ही सही है। 161 डियर स्टूडेंट्स, 161 कह रहा है 1/8 ऑफ ए सैंपल अनडिकेड। ये क्वेश्चन प्रीवियस एक आध क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें फरमा रहे हैं कि अनडिकेड इज 1/8। अनडिकेड इज, वहां डिकेड था 15/16 वाला, ये अनडिकेड है। अब डिकेड और अनडिकेड का जरा सा डिफरेंस फील करें प्लीज। मैंने आपसे हमेशा कहा कि नीचे जो डिनोमिनेटर में होते हैं ये हमेशा वो है जो थे ज्यादा है तो ते ले लेते हैं, मतलब ये क्या है शाबाशी? इनिशियल। डिनोमिनेटर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स इनिशियल। रिपीट करोगे? हाँ बोलो जरा एक बार। डिनोमिनेटर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स इनिशियल। अगर स्टेटमेंट में अनडिके हो तो इट मीन ऊपर वो होगा जो रह गए, जो बाकी रह गए वो ऊपर है। लेकिन याद रखना, अगर मैं इस अनडिके को डिके कर दूं तो अब ऊपर वो होगा जो बर्बाद हो गए। समझ आ गई है? अगर डिके होगा तो ऊपर वाले बर्बादी को शो करेंगे, और अगर अनडिके होगा तो ऊपर वाले रिमेनिंग को शो करेंगे, जबकि दोनों केसेस में डिनोमिनेटर इनिशियल को शो करेंगे। समझ आ गई है? ओके, अब ये कह रहे हैं कि 1/8 अनडिकेड, यानी 8 न्यूक्लियाई थे और उसमें एक न्यूक्लियस सिर्फ रह गया। तो प्रोसेस करो, आसान हो जाएगा। 8 से शुरू करेंगे क्योंकि जो थे वो इनिशियल 8 है। अब 8 से 1 तक जाओगे तो पहले 8 से 4, फिर 4 से 2 और फिर 2 से 1। प्रोसेस हमारे कंट्रोल में आ गया। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अप्लाई हो जाएगा। 161 डियर स्टूडेंट्स, 1/8 ऑफ सैंपल अनडिकेड इन 12 सेकेंड्स, यानी यहां से यहां तक ये पूरा प्रोसेस कितने समय में हुआ? 12 सेकंड में हुआ। व्हाट इज द हाफ लाइफ? तो कितना हाफ लाइफ होगा? 1, 2 8, अगर मैं कहूं 3 हाफ लाइफ कितने सेकंड है? 12। वेरी नाइस। तो टी एक हाफ लाइफ इज 12/3 एंड द आंसर इज 4 सेकंड। करेक्ट ऑप्शन है इसमें, और डी ऑप्शन यहां भी ठीक है। 162 आपके लिए, टू डिफरेंट रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स पॉजेस सेम एक्टिविटी। सेम एक्टिविटी आ जाए डियर स्टूडेंट्स तो आपने एक रिलेशन याद रखना है। सॉरी टू से टॉपिक में डिस्कस होता है, इधर काफी बातें करनी पड़ेंगी। 162 में आपको आइडिया दे रहा हूं कि जब भी मुख्तलिफ एलिमेंट्स की एक्टिविटी क्या हो, व्हेन देयर इज सेम एक्टिविटी, ये शर्त है जो कह रहा हूं, इस शर्त के जेरे असर कह रहा हूं। जब भी सेम एक्टिविटी होगा तो याद रखना द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होगा जब डिफरेंट एलिमेंट की एक्टिविटी क्या हो? सेम हो। अब क्वेश्चन ये है, दो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं और उनकी एक्टिविटी क्या है? सेम। अगर एक की हाफ लाइफ 20 मिनट्स है और दूसरे की हाफ लाइफ 10 मिनट्स है, तो आप बताओ उनके कंसंट्रेशन का रेशो क्या होगा? समझ आ गई है? उनके कंसंट्रेशन का, यानी एक के न्यूक्लियाई और दूसरे के न्यूक्लियाई का रेशो क्या होगा? सही है। तो जनाब आपको ये याद रखना होगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं बट इट विल टेक टाइम। सेम एक्टिविटी पर ये क्यों डायरेक्ट होते हैं, वी कैन एक्सप्लेन। आपने टॉपिक पढ़ा होगा, इंशाल्लाह आपको पता भी होगा। सेम एक्टिविटी पर ये रिलेशन यूज होगा। तो जब सेम एक्टिविटी स्टेटमेंट में कहा है तो आई कैन यूज दिस रिलेशन, और डायरेक्ट रिलेशन में करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज रिप्लेस हो सकते हैं, यानी N1 की जगह T1 और N2 की जगह डायरेक्ट रिलेशन में करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज रिप्लेस हो सकते हैं। और T कितना है? 20 और ये कितना है? 10। तो द रेशियो इज 2:1। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 2:1 और ऑप्शन बनेगा सी बनेगा। नेक्स्ट डिस्कशन है 163 की आपके लिए। फरमा रहे हैं एटॉमिक बॉम्ब इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ फिजन। शाबाश। एटॉमिक बॉम्ब में फिजन होता है थोरियम का, जानते हो ना? वेरी गुड। यूरेनियम का होता है, अच्छा, थोरियम का नहीं होता। तो एटॉमिक बॉम्ब में फिजन होता है, किसका होता है? यूरेनियम। यूरेनियम 235 का फिजन होता है एटॉमिक बॉम्ब में, बट इट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजन। गुड। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? ना, हाँ बी है। 164 dear students, let me explain. Non-fissionable isotope of uranium existing naturally. तो आप जानते हो यूरेनियम के टोटल कितने आइसोटोप्स हैं? यूरेनियम 92, 235, यूरेनियम 92, 236, यूरेनियम 92, 238
और यूरेनियम 92, 239, 4 आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। अब बताओ, स्टेटमेंट सुनोगे जवाब दोगे, सही है। द नेचुरल आइसोटोप एंड नॉन फिजनेबल, नेचुरल भी हो नॉन फिजनेबल भी हो। तो जब नेचुरल कह दिया तो ये दोनों गलत, ये दोनों आर्टिफिशियल हैं। यूरेनियम के ये दोनों आइसोटोप क्या है शाबाशी? ये आर्टिफिशियल है। कैसे बनते हैं जानते हो? डू यू नो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज टू आर्टिफिशियल? एब्जॉर्प्शन ऑफ स्लो न्यूट्रॉन। बोलो शाबाश। एब्जॉर्प्शन ऑफ स्लो न्यूट्रॉन। जब यूरेनियम 235 स्लो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करे तो 236 बन जाता है, और जब 238 स्लो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करे तो 239 बन जाए। एब्जॉर्प्शन ऑफ स्लो न्यूट्रॉन से यूरेनियम के इन दो नेचुरल से हम ये दो आर्टिफिशियल आइसोटोप हासिल करते हैं। लिहाजा यहां तो नेचुरल कहा तो आर्टिफिशियल तो आप क्लिक ही नहीं कर सकते, और बाकी रह गए दो नेचुरल। इन दोनों में याद रख के 235 क्या होता है? फिजनेबल। और देखो यहां मैंने आपसे पूछा भी, एटॉमिक बॉम्ब में फिजन करता है कौन? 235, लेकिन 238 क्यों नहीं करता? वो नॉन फिजनेबल है। तो यूरेनियम के इन दो नेचुरल आइसोटोप्स में से ये नेचुरल आइसोटोप फिजनेबल है, और ये नेचुरल आइसोटोप क्या है शाबाशी? ये नॉन फिजनेबल है। तो ऑप्शन क्या होगा बता सकते हो? अब बताओगे? डी ऑप्शन 164, ऑप्शन डी सही है, आप सही फरमा रहे हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 फॉर यू। 165 से प्रोटॉन इज कंपोज्ड ऑफ डैश ऑफ क्वार्क्स। प्रोटॉन में 2 ऑफ क्वार्क्स है। अगर ये एक सर्कल फेयर सॉरी, और इस फेयर पर स्टैंप लगा है कि ये क्या है? प्रोटॉन, तो आप ऑब्जर्वर जब झांकोगे इसके अंदर तो आपको इसमें 2 अप क्वार्क मिलेंगे और एक। सो हाउ मेनी क्वार्क्स आर देयर? 3, बट हाउ मेनी अप क्वार्क्स आर देयर? सो 2 अप क्वार्क्स आर देयर, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 2। तब क्या नाम? 165 में करेक्ट ऑप्शन है बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 166, और 166 फरमा रहा है पार्टिकल बीम कंपोज्ड ऑफ डबली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो वो शोआ कौन सी जिसके हर पार्टिकल में डबल पॉजिटिव मौजूद है? और वो है एल्फा रे है। क्या है? एल्फा रे है, क्योंकि एल्फा रे का हर पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस है, और हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और हर प्रोटॉन पर एक पॉजिटिव चार्ज है। लिहाजा डबली पॉजिटिव चार्ज एल्फा पार्टिकल में होता है। करेक्ट ऑप्शन आपने देख लिया होगा 166 में, बीटा रे, गेमा रे, एल्फा रे। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 167। 167 फरमा रहा है 3/6 ऑफ ए सैंपल डिकेड इन 12 आवर्स। अच्छा देख लीजिएगा प्लीज, 3/6 क्या कहा है? डीके। डीके का मतलब है कि 6 थे और 3 बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनडीके नहीं कहा। क्या कहा है? तो ऊपर वाले किसको शो करेगा? जो बोले ना शाबाश, जो जाया हो गए, जो जाया हो गए। तो 6 में 3 जाया हो गए। टाइम कितना लिया है? 12 सेकेंड है ना? आवर्स है, सॉरी 12 आवर्स। वेरी गुड। तो जनाब एक सैंपल है, रेडियोएक्टिव सैंपल है, 6 में से 3 न्यूक्लियाई उसके बर्बाद हो गए 12 आवर्स में। अब आपसे क्या फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? द क्वांटिटी अनडिकेड आफ्टर 24 आवर्स। तो 24 आवर के बाद कितने क्वांटिटीज, कितना कंसंट्रेशन रह गया होगा? तो देख लें, ये 6 है, ठीक है। यहां से शुरू करूंगा, तो जनाब पहले ये किस में आएगा? 3 में। तो कितने घंटे गुजरेंगे? और एक बार आधा मीन के हाफ लाइफ है, ये क्या है शाबाश? हाफ लाइफ। तो अगर टोटल 24 आवर गुजार रहे हो तो 24 आवर में एक और हाफ लाइफ भी आती है, और ये एक और बार हाफ होगा तो 3 से क्या बन जाएगा? 1.5। तो अगर 12 आवर में 6 से 3 बर्बाद होते हैं तो 24 आवर में 6 थे और कितने रह गए? 1.5। समझ आ गई? द कंसंट्रेशन लेफ्ट कहा है, तो जो रह जाए 24 आवर के बाद कितना होगा? 1.5। अगर ये पूछे द कंसंट्रेशन डिकेड आफ्टर 25, तो फिर आपने 6 और 1.5 का डिफरेंस लेना होगा, और 6 और 1.5 का डिफरेंस जानते हो? 4.5। 4.5 पुश वही पोए का 167, और करेक्ट ऑप्शन ए है। करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाश? ए है। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 डियर स्टूडेंट्स। 168 फरमा रहा है द एनर्जी कम्स फ्रॉम सन इज मेनली एनर्जी ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। जानते हो ना? एनर्जी फ्रॉम सन इज बिकॉज ऑफ फ्यूजन। कौन सा फ्यूजन? कौन सा फ्यूजन? प्रोटॉन प्रोटॉन फ्यूजन। कौन सा फ्यूजन?
The energy from sun is due to proton-proton fusion. So 169. 169. If X represents the number of initial nuclei, then the nuclei decayed after 2 half-lives. यानी X से शुरू करो और हमें वो बताओ जो जाया हो गए 2 half-life के बाद. तो पहली half-life इसको क्या बना देगा और दूसरी half-life इसको क्या बना देगा. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मुझसे पूछा गया जाया बता दो. जाया मीन ते माइनस है और जो थे वो x है, जो है वो x/4 एंड द डिफरेंस इज 3x/4. करेक्ट ऑप्शन होगा 3x/4 और ऑप्शन डी यहां मौजूद है. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 फॉर यू. 170 कह रहा है द रेडिएशन विच डज नॉट प्रोड्यूस स्पार्क ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जिस पर चार्ज नहीं होगा, और जिस रेडिएशन पर चार्ज नहीं होता वो क्या होता है, गेमा रे होता है. समझिए, खैर ब्यावे हुआ है वहां. 170 रेडिएशन जो कि स्पार्क नहीं पैदा, अल्फा पे चार्ज है तो स्पार्क पैदा करता है, बीटा पे स्पार्क है चार्ज है तो स्पार्क पैदा करेगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है तो स्पार्क पैदा करेगा. कोई भी रेडिएशन ऐसा नहीं है जो स्पार्क पैदा ना करे. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नॉन और डी ऑप्शन. ठीक है, हुई. हर वो पार्टिकल जिस पर चार्ज होगा वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर क्या पैदा करेगा, वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर स्पार्क पैदा करेगा. गम को पोए गई न पोए गई. मैं आपसे एक एक बार 2 बार पता है क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आप मुझे बताओ कि हाँ सर समझ गए नहीं समझे. सो डोंट नो व्हाई. 171 डिस तड़ी ये रोजी नहीं वाली है. मनी सही कहना चाहिए सुनी सी मैं नहीं सही यवा रोजनी से यवा मनी से याद वरज द्वद मनी से या गुजारा कहो. 171 बंदा यस नो बोलता है ताकि मैं आगे जाऊं. 171 द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज मेड डबल. ठीक है, विच क्वांटिटी ऑफ एक्स-रे विल बी इंक्रीज्ड. तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, एक्स-रेज प्रोडक्शन चेंबर एक्स-रेज के 3 क्वांटिटीज होते हैं. क्वांटिटीज कितने होते हैं, 3. द एक्स-रेज 3 क्वांटिटीज. एक होता है वेवलेंथ, एक होता है फ्रीक्वेंसी और एक होता है इंटेंसिटी. इंटेंसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. और एक्स-रे प्रोडक्शन चेंबर में, एक्स-रे प्रोडक्शन चेंबर में 2 वोल्टेजेस होते हैं. एक होता है जेनरेटिंग वोल्टेज और एक होता है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज. ये बात याद रखना, एक एक्सेलरेटिंग वोल्टेज और एक जेनरेटिंग वोल्टेज. याद रखना, जेनरेटिंग वोल्टेज और इंटेंसिटी आप इसमें कनेक्ट है, डायरेक्ट रिलेटेड है. जेनरेटिंग वोल्टेज और इंटेंसिटी. अगर आप जेनरेटिंग वोल्टेज को कम ज्यादा करो, द वोल्टेज कनेक्टेड विद फिलामेंट, द वोल्टेज कनेक्टेड विद फिलामेंट. और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, द वोल्टेज कनेक्टेड विद इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट हो तो वो एक्सेलरेटिंग है, फिलामेंट के साथ कनेक्ट हो तो जेनरेटिंग है. जेनरेटिंग वोल्टेज ज्यादा या कम करोगे तो इससे इंटेंसिटी यानी मिकदार ऑफ एक्सरेस कम ज्यादा होगा. एक्सरेस कम या ज्यादा पैदा कर सकते हो अगर आप जेनरेटिंग वोल्टेज को कम ज्यादा करो. दूसरी बात, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का ताल्लुक वेवलेंथ के साथ इनवर्सली होता है. क्या होता है, और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी के साथ ताल्लुक. सो जब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ेगा, सुन रहे हो ना, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ेगा तो इसका तो इंटेंसिटी से ताल्लुक ही नहीं है. और वेवलेंथ के साथ इनवर्सली मीन की वेवलेंथ क्या होगा, कम. और फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट मीन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी. तो क्वेश्चन में कहा है कि जब हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो एक्सरेस की कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी. ये नहीं क्योंकि इससे ताल्लुक नहीं है, ये नहीं क्योंकि इनवर्स से कम होगा. सो द सिलेक्टेड ऑप्शन इज. समझ आ गई है. अब ये कैसे होता है, मैंने सिर्फ उस एपरेटस के कंक्लूजन बताए. ये जब आप एक्स-रे प्रोडक्शन चैम्बर का टॉपिक डिस्कस करोगे तो ये सब डिस्कशन में बाकायदा प्रूफ होते हैं रीजंस के साथ कि हाँ वाकई में ऐसा होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त करेक्ट आंसर है फ्रीक्वेंसी और करेक्ट ऑप्शन जो है वो आप बताएं. बी ऑप्शन ठीक है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 की व्यू खाना. 172 पे बात करूंगा और 172 फरमा रहा है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो जनाब सेकेंड एक्साइटेड पीज नहीं था. सो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन कौन सा, थर्ड ऑर्बिट. और एनर्जी En इज माइनस ई नॉट डिवाइड बाय एन स्क्वायर, जानते हो ना. तो अगर आप इसे E3 लिखना चाहो तो माइनस ई नॉट और 3 स्क्वायर, तो इट इज माइनस ई नॉट डिवाइड बाय 9. और करेक्ट ऑप्शन दी किसका, माइनस ई नॉट बाय 9 ऑप्शन सी सही है.
173 फॉर यू, और 173 कह रहा है अगर ये फिगर आप देख रहे हो तो इसमें कौन सा फोटॉन इमिट होगा। तो ये जनाब ऑर्बिट्स है हाइड्रोजन के एटम के। ये ऑर्बिट नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 ऑर्बिट्स दिए है ना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन शो किया है 4th में, और मोहतरम इलेक्ट्रॉन ने जंप लगाया है 4 से सेकंड में, और जब इलेक्ट्रॉन सेकंड में जंप लगाएगा तो सीरीज का फोटॉन क्या होगा, बाल्मर। और बाल्मर सीरीज कहां होता है, तो ऑप्शन में विजिबल ऑप्ट करोगे। लेकिन गौर से देखिए प्लीज, सेकंड में पहला जंप कहां से लगता है, 3 से, तो ये फोटॉन फर्स्ट बाल्मर, फर्स्ट विजिबल। इसके बाद वाला जो है ये सेकंड होगा, लेकिन कौन सा होगा, विजिबल होगा। समझ आ गई है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड विजिबल, ऑप्शन बी सही है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 174 174 implies V1 ionized electron from second orbit, V2 ionized from third orbit। ये हाइड्रोजन का एटम है, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इंफिनिटी। आयोनाइज कीजिए नहीं, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट से इंफिनिटी पर ले जाना मीन आयोनाइजेशन। ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। जब आप बाहर से V1 अप्लाई करो तो V1 इस इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी पर ले जाता है। फिर जनाब यही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट करो थर्ड ऑर्बिट में है, तो अब आप एक अदर वोल्टेज V2 अप्लाई करो तो ये इसको इंफिनिटी में ले जाता है। तो बताओ V1 और V2, यानी V2 इज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल थर्ड ऑर्बिट एंड V1 इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। V1 और V2 इक्वल होंगे, कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, V1 ग्रेटर। क्यों, क्योंकि नीचे से इसको ऊपर तक ले जाना मुश्किल है, ये मुश्किल है तो इसके लिए वोल्टेज ज्यादा दरकार है, और थर्ड ऑर्बिट से इंफिनिटी तक जाना उससे थोड़ा सा आसान है, तो ये पोटेंशियल कम, तो V1 इज ग्रेटर देन V2। ओके, आप समझ गए हैं। और करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। 175 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इज 5h/π। कौन से ऑर्बिट में है, तो एंगुलर मोमेंटम 5h/π है। आप देखो मैं इसके साथ क्या कर रहा हूं, L इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं कि 5h डिवाइड बाई 2π मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकता हूं। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो h/2π अपनी जगह पर, और 5 2s आर 10h डिवाइड बाई 2π। अब इसको कंपेयर करो विद स्टैंडर्ड NH डिवाइड बाई 2π, तो L के लिए L इक्वल के लिए इक्वल h/2π के लिए h/2π, तो ऑर्बिट के लिए क्या आया है, इट मीन द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन 10th ऑर्बिट। ये 10th ऑर्बिट में होगा, ऑप्शन ए है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट एंड दैट इज द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट इज। तो आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, प्लीज साथ दें। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, और ज्यादा करीब होने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, शाबाश, ज्यादा होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड विद mv/r। तो v² के साथ डायरेक्टली हिट मीन जहां सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है वहां स्पीड भी ज्यादा है। समझ आ गई है। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉन पीछे ऑर्बिट में चला गया तो इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए, चूंकि नेगेटिव है और ये पॉजिटिव से दूर हो गया, दूरी की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, और इसका स्पीड भी, लिहाजा सैटेलाइट का इक्वेशन अप्लाई करो, v इज इक्वल टू gm डिवाइड बाय r। जानते हो जितना दूर जाओगे उतना स्पीड क्या हो जाएगा, कम। तो कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ स्पीड इन सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट, तो बताओ V2 और V3 का रेशियो क्या होगा, तो V2 क्या है, ज्यादा, और V3 क्या है, और ज्यादा बाय कम इज ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर देन 1। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। 176 में करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। शुक्रिया।